हेलो 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 हेलो। जाग जाओ भाई। सीयूईटी वालों, जाग जाओ। हमें तो नींद आती नहीं, उम्र होगी ना, इसलिए आपको भी सोने तो नहीं देंगे। आवाज में थोड़ा गड़बड़ होगा। हमारा जो रेस्पायरी सिस्टम है ना, वो इन दिनों थोड़ा गड़बड़ा गया है। पता नहीं क्या हो गया है। आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन हो सकता है। पता नहीं क्या हो सकता, मुझे नहीं पता। एक तो मेरी आवाज गड़बड़ है, एक फिलहाल लाइट नहीं है, तो ऊपर जो पंखा चल रहा है ना हमारा, क्या चल रहा है, तो फैंस, हमारा जो फैन चल रहा है ना, वो चल रहा है इन्वर्टर पे। और इन्वर्टर पे आवाज करता है। कौन सी आवाज करता है? चू 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 चू। है ना, ये आवाज आपको आएगी। आने दो। फोकस करो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, 11th की जो बुक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी मैंने पिछले साल। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ये मत कहना कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाई थी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस समय पे? स्वतंत्रता के समय। याद रख लेना, भारत जो है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। याद है ना? 200 साल तक, लगभग कितने ईयर्स, 200 ईयर्स तक उपनिवेश रहा किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। ठीक है, इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। जब ये देश आजाद हुआ तो हमारा एक जिज्ञासा रहती है कि उस देश में जो है उस समय पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। कब? जब देश आजाद हुआ। तो जब कैसी थी अर्थव्यवस्था, तो उसमें हमें जानकारी चाहिए कि किस प्रकार की अवस्था थी। गतिमान थी या गतिहीन थी? कहने का मतलब वाइब्रेंट थी या स्टेगनेंट थी? अर्थव्यवस्था में कृषि ज्यादा थी या उद्योग ज्यादा थे? पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी या विकासशील अर्थव्यवस्था थी? या अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे थे कि जिससे यूं लगे कि इस अर्थव्यवस्था में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो जो देश को आगे लेके जाएंगे? इन पॉइंट्स के आधार पर हम इस इकोनॉमी को पढ़ेंगे। बेटा, सीईटी का ये चैप्टर अगर आपने ध्यान से सुन भी लिया और जो पॉइंट्स बीच बीच में मैं बोलता जाऊंगा, आप उनको कॉपी लेके लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इतना दावे के साथ कह सकता। ये जो दो तीन बिंदु हैं, उन दो तीन बिंदुओं के आधार पर जो है हम बात करेंगे इस अर्थव्यवस्था की। कि अर्थव्यवस्था हमारी गतिमान या गतिहीन, कृषि आधारित या उद्योग आधारित, पिछड़ी अर्थव्यवस्था या विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी है। इन तीन पॉइंट्स को आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रफ में आप कॉपी साथ रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दो पहलुओं की बात इसमें करेंगे। एक तो समृद्धि स्तर की, ग्रोथ लेवल की, समृद्धि स्तर, या जिसको हम कह सकते हैं ना जीडीपी पर कैपिटा, या प्रति व्यक्ति आय के रूप में, कि उस समय पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी। और दूसरा, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर जो है वो अर्थव्यवस्था की वो कैसी थी। संरचना का मतलब, जैसे अब हमने तीन सेक्टर बताए थे। प्राइमरी सेक्टर याद होंगे ना, जिसको क्या कहते हैं हम? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो है वो आपका टर्शरी सेक्टर।
क्या कहते हैं उसको, टर्शरी सेक्टर को, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो दो पहलुओं के तौर पे हम इसको देखेंगे कि एक तो समृद्धि स्तर जो है वो आपकी जो अर्थव्यवस्था है आजादी के टाइम पे, उसमें प्रति व्यक्ति आय वगैरह जो है वो कितनी थी और किस तरह का था, प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, द्वितीय क्षेत्र में क्या था, तृतीय क्षेत्र में क्या था, ये जो है इनके आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समृद्धि स्तर की, ग्रोथ लेवल की बात करें। ग्रोथ लेवल की जब बात करते हैं, ग्रोथ लेवल की बात करें तो 1950-51 में, क्योंकि उससे पहले कोई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि आंकड़े कैलकुलेट नहीं किए जाते थे, तो उस समय पर जो प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति आय 1950 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 7,513 थी। कौन सी कीमतों पर? बाद में तो एक नई सीरीज आ गई है 2011-12 वाली, 2004-5 की कीमतों पर, लेटेस्ट कीमतों की बात नहीं कर रहे, 2004-5 की कीमतों के आधार पर 1950-51 में देश में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 7,513, 7,513, और 2011-12 में ये बढ़कर हो गई आपकी 41,255। कितनी हो गई बेटा? 41,255। और लेटेस्ट डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको बताऊं लेटेस्ट डेटा 2022-23 फाइनल डेटा नहीं जारी हुए हैं, ये अनुमानित डेटा है 2022-23 के, और इसके अनुसार आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 96,522 रुपए। ये है 2011-12 की श्रृंखला के अनुसार, 2011-12 की श्रृंखला के अनुसार। यानी इसके बाद में जो है ना एक श्रृंखला और हुई 11-12 की कीमतों के आधार पर 96,522 रुपए जो है वो आपके अनुमानित आंकड़े हैं। एक्चुअल आंकड़े जो है थोड़े बहुत ऊपर नीचे इसमें जो है वो होंगे, कोई विशेष बात है नहीं। ये आपके जो फाइनल आंकड़े हैं 2021-22 के, ये 91,481। मकसद हमारा ये बताना है कि हम ये देखें कि 1950-51 में 7,513 2004-5 के अनुसार, और यहाँ पे 22-23 में 96,522 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। कहने का मतलब 50-51 में प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान की तुलना में बहुत कम थी, वर्तमान की तुलना में बहुत कम थी। याद रखना ये 7,522 हमने कांस्टेंट प्राइस के आधार पर नहीं कहा, 2004-5 के आंकड़ों के आधार पर कहा, 4-5 के आंकड़ों के आधार पर कहा है। 2011-12 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया बीच में। 41,255 ये भी इसके आधार पर था, और ये 96,522 ये लेटेस्ट सीरीज जो जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपके 96,522 है। इन आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 2022-23 के अनुमानित आंकड़े जो हैं वो 96,000 हो सकता है। आपका एग्जाम जब तक हो तब तक इसके फाइनल आंकड़े हो तो एक अंदाज आपको लग जाएगा कि 96,522 के आसपास जो है वो हमारे प्रति व्यक्ति आय है। इनकम पर कैपिटा कहते हैं इसको, इनकम पर कैपिटा। इंग्लिश वर्ड्स वहां पे आपको मिलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे और ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं, समझेंगे सवाल को। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। प्रति व्यक्ति आय को निकालते कैसे हैं? देश की राष्ट्रीय आय जो है, देश की राष्ट्रीय आय जो है उसमें भाग दे देंगे किसका? जनसंख्या का। देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। यदि केवल हम प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करें, हम ये कहें कि जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी प्रति व्यक्ति जीडीपी, तो हम यहाँ पे जीडीपी में जनसंख्या का भाग दे देंगे। प्रति व्यक्ति जब भी प्राप्त करना हो हमको, तो हमको जनसंख्या का उसमें डिवाइड कर देना है। ये जो हमारे फैक्ट्स हैं,
इन फैक्ट्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि देश की 21.9% जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा होंगे मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ये बात अभी जो की हमने वो बात की थी हमने किस लेवल की, समृद्धि स्तर की, समृद्धि दर या समृद्धि विस्तार, यानी किस तरह से विकास हुआ। वो विकास की बात कर रहे थे हम, इनकम पर कैपिटा वगैरह, वो देश में विकास की बात कर रहे थे। अभी तक हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। उस सेक्टर की बात जब हम करेंगे तब एक तालिका की बात हम करते हैं कि अब हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का और दूसरा पहलू था हमारा, उस क्षेत्र की बात करेंगे। तो जैसे हम पुरानी आजादी के समय की कीमतों की बात करें, आजादी के समय की कीमतों के आधार पर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें और टर्सरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की, तो राष्ट्रीय आय में योगदान, राष्ट्रीय आय में योगदान इनका कितना था। इन आंकड़ों को दिमाग में रखना आप। 58.7% योगदान जो था वो उस समय की कीमत, आजादी के समय 58.7% योगदान प्राइमरी सेक्टर का था, 14.3% योगदान जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का था और 27% योगदान जो है वो टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र का था। याद रखना, क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा था, लगभग 58.7% योगदान प्राइमरी सेक्टर का और 14.3% योगदान जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का और 27% योगदान जो है वो आपका टर्सरी सेक्टर का या तृतीय क्षेत्र का। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजादी के समय 1947 और उससे पहले की बात, सबसे ज्यादा योगदान जो है राष्ट्रीय आय में कौन से सेक्टर का था? प्राइमरी सेक्टर का। याद रखना 58.7%, यानी जितने में फर्स्ट डिवीजन बनती है ना उसके लगभग आसपास। और सेकेंडरी सेक्टर 14.3 और टर्सरी सेक्टर जिसमें सेवा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, संचार वगैरह जो है वो आते हैं, ये है आपके तृतीय क्षेत्र में। याद हो जाएगा? नहीं याद हो 58.7, 14.3, 27, दोबारा से लिख लो इनको, एक बार पेन से लिख लोगे याद हो जाएगा। अब बात हम थोड़ा सा इनकी डिटेल बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम डिटेल बात करेंगे। हम सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, और 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो हम ऊपर ऊपर नहीं तैर सकते। हमें जो है कि अगर मोती पाने हैं तो बहुत डीप जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, वापस से प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर की बात जब करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में अभी अभी हमने पढ़ा कितना योगदान था, राष्ट्रीय आय में योगदान 58.7%। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है बेटा, थोड़ी डिटेल बात करेंगे हम। कृषि और पशुपालन तक जो है वो आ जाता है कि हम वहां पे बात खत्म कर देते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात जब बताते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपका आएगा कृषि, वन जो है, लकड़ियों का काम जो है वो सारा किस में आएगा? वो आपको इसमें आएगा। मत्स्य पालन या जिसको कहते हैं फिशरिंग, मछली पालन और माइनिंग, खनन, ये सारे जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। खेती बाड़ी आपका फॉरेस्ट्री का है, वुड्स का है, फिशरीज है, माइनिंग है, खनिज पदार्थ जो है खोद के निकालते हैं ना, खोद के निकालने तक प्राइमरी सेक्टर में बेटा, दिमाग में रखना, खोद के निकालने तक, खनन तक प्राइमरी सेक्टर है। और ये जब वहां पे उद्योगों में जाएगा और यहाँ पे कुछ और बन के आएगा, आपके आभूषण बन के आएंगे ना बेटा। लड़कियों को आभूषणों का बहुत शौक है ना।
तो वो जब आभूषण आपके फैक्ट्रीज में बनेंगे तब वो सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा, लेकिन जब खनन हो रहा है, खानों में से, माइंस में से निकल रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर है। खेती प्राइमरी सेक्टर है। खेती में आपने अनाज का उत्पादन अब भी लावणी करी होगी, है ना, काल पश्चिम में कहते हैं मार तो गराड़ा तूड़ो गिरावे है ना त्रिशा, त्रिशा बेटा कन तूड़ो गिरावे, तो यहाँ गसुने सुने टाबरा कन मारकन तूड़ो गिरावे, ये गराड़ा भी जो है ना, बात करेंगे हम, एक दिन आएंगे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा से बात करेंगे, मम्मी से, है ना, अब की बार तूड़ो कौन गिराऊंगे बेसिकली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजेंगे तुझे। तो वहां पे वन जो है दूसरा, जंगल में गए, जिंगा लाला हु किया वहां पे, है ना, वन में जो है वनों की कटाई की, फल इकट्ठे किए, और वहां पे शहद वगैरह जो भी सारे काम है, ये सारे किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में। लकड़ियों का काम है, मछली पालन है, ये सारा प्राइमरी सेक्टर है। और हमने देखा कि कृषि का योगदान उस प्राइमरी सेक्टर में 58.7% था। इसमें भी सबसे ज्यादा 55.7% जो है, 55.7% कृषि का है। प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान था, राष्ट्रीय आय में योगदान था, इसमें डेटा बहुत आएंगे बेटा, डिटेल्स में जाना पड़ेगा। रटने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, रट लेंगे सर, ये फालतू का कोई चित्र आ जाए, क्या जाए, दोबारा मत बोलना, चित्र वो आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, वो थोड़ा दुखी करते हैं, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करेंगे। आपका प्राइमरी सेक्टर 58.7% राष्ट्रीय आय में योगदान है, और प्राइमरी सेक्टर में कृषि आ गया, वन आ गया, लकड़ियों वाला आ गया, मछली पालन आ गया, माइनिंग आ गया। इसमें खेती जो है वो आ गई आपकी कितनी, 55.7% खेती, 1.8% वन और लकड़ियों वाला, 1.8% वन और लकड़ियों वाला, और खनन का जो था वो 0.7, माइनिंग वाला 0.7, माइनिंग वाला 0.7, और 0.5% जो है मछलियों वाला, मछली वाला 0.5। अलग अलग लिख लो, मैंने एक खिचड़ी बना दी है, आप खिचड़ी ना बनाए। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है तो रिपीट कर दूंगा, और रिपीट करने के लिए क्या करना है आपको, बैक लेके जाइए और वो वापस से सुनिए, है ना, हो गया रिपीट। आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारी बेटा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। सिंपल तौर पे हमने निर्माण कार्य, विनिर्माण, उसका नाम पढ़ा था, विनिर्माण के क्षेत्र में जाएंगे, उद्योगों में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में जाएंगे, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर है। और इसका योगदान कितना था आपने पढ़ा होगा, याद करो, 14.3%। कितना, 14.3% सेकेंडरी का था। इसमें क्या क्या आते हैं, हमने कहा उद्योग आते हैं, इसमें निर्माण कार्य आता है, क्या आता है, निर्माण कार्य आता है, इसमें बिजली आती है, क्या आती है बेटा, बिजली आती है, जलापूर्ति आती है, उद्योग, निर्माण, और बिजली और जलापूर्ति। और इसमें उद्योग जो है वो 14.3 जो प्रतिशत था, सेकेंडरी सेक्टर जो राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो था, उसमें उद्योग सबसे 14.3 में 10.8% उद्योग, 10.8% उद्योग, और निर्माण कार्य में 3%, निर्माण कार्य में 3%, और बिजली और जल आपूर्ति में जो है 0.5%। ये लगभग आंकड़े हैं। तो ये हो गया कुल 14.3% सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर में 14.3%, प्राइमरी सेक्टर में 58.7%, और टर्सरी सेक्टर में 27%। और इस 14.3% में उद्योग सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि, और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, उद्योग है, और निर्माण कितना है, 3%, और बिजली और जलापूर्ति कितना आ गया बेटा, 0.5%। जो उसके साथ पढ़ा रहा हूं एक बार चेक कर लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई हो ना चालू है। ये देखो मैं दिख रहा हूं ना यहाँ पे, बस ये सेकेंडरी सेक्टर है। बात करेंगे टर्सरी सेक्टर की। कौन से सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की। कौन सा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्टरी नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या नहीं पढ़ेंगे, टर्टरी नहीं पढ़ेंगे इसको, टर्सरी।
इस तरह से कुछ पढ़ेंगे, हालांकि हिंदी में लिखना गलत है। तृतीय क्षेत्रक, कौन सा क्षेत्रक? तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में अभी तक मोटे तौर पे हमने सेवाओं के नाम पढ़ लिए कि तृतीय क्षेत्रक में क्या आती हैं, सेवाएं आती हैं। लेकिन ये छिछले पानी में तैरने जैसा है, घुटनों तक पानी है और हम कहते हैं अरे बहुत गहरे, डर लगता है अंदर, यहाँ ये तो समुद्र है इसमें तैरेंगे, नहीं, आपको डीप जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में? 27% योगदान था सेवा क्षेत्र में। कितना परसेंट योगदान था? 27% योगदान था बेटा। और कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? नंबर 1 पे आती है, मैं नंबर 1 पे वही लिखूंगा जो नंबर 1 है। नंबर 1 पे कौन आएगा? वो ही आएगा जो नंबर 1 है, और आप सब हमारे नंबर 1 हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम कहते हैं, परिवहन, संग्रहण और संचार। 1 नंबर पे आता है परिवहन, संग्रहण और संचार। नंबर 2 व्यापार, ये 1 नंबर पे लिख दिया गया, चलो कोई। व्यापार, होटल, जलपान गृह। जलपान गृह का मतलब जानते हो ना? जलपान गृह मतलब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाएंगे, दिल्ली आएंगे ना, कभी कभी मन होगा कि रेस्टोरेंट में जाएं, तो वहां पे हम जलपान गृह में जाएंगे, है ना। मैं भी आऊंगा आपसे मिलने, कभी कभी लेके चलना सर, आइए, हमने देखा है वो बड़ा शानदार रेस्टोरेंट है, वहां पे फास्ट फूड बड़े अच्छे मिलते हैं, आपके साथ खाएंगे। वैसे तो हमारी तनु कहेगी सर के डाइट में शामिल नहीं है, डाइट में शामिल भले ही नहीं हो, तुम्हारे पास आऊंगा, खाऊंगा। ये दूसरा व्यापार, होटल और जलपान गृह। तीसरा जो है बैंकिंग और बीमा, बैंकिंग एंड बीमा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। चौथा जो सेक्टर है वो संपदा और व्यावसायिक सेवाएं, संपदा और व्यावसायिक सेवाएं। और पांचवा है सरकारी प्रशासन, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, तहसील ऑफिस, ये सारा सरकारी प्रशासन, पंचायत ऑफिस, पंचायत समिति, कलेक्ट्रेट एंड सो ऑन, ये सरकारी प्रशासन। और बाकी जो रह गई वो अन्य सेवाएं, अदर सर्विसेज। ये सारे सेक्टर जो है वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में भाग जो होता है वो व्यापार एंड होटल का होता है, 10 पॉइंट। खान पीन में सबसे ज्यादा व्यापार, होटल, वहां होटल लेंगे, कमरा तो चाहिएगा ना रहने के लिए, और वहां पे फिर कमरे में रहेंगे तो खाना भी आएगा, बिजनेस भी होगा। ये सबसे बड़ा सेक्टर था तृतीय सेक्टर का। 27% में से 10.4% आपका जो है वो आपका इन आर्थिक क्रियाओं का था। कौन सा? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। परिवहन, संग्रहण और संचार का इसमें जो है 27 में से 3%। बैंकिंग और बीमा का जो है वो है आपका 0.8%। संपदा और व्यावसायिक सेवाएं, ये आपका सेक्टर है 2%। और सरकारी प्रशासन वाला 3.8, सरकारी प्रशासन एसडीएम वाला वो 3.8। और बाकी जो अन्य सेवाएं बच गई, वो अन्य सेवाएं जो है उनका योगदान 7% था, इनका योगदान 7%। तो ये तो आ गया आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का योगदान, राष्ट्रीय आय में योगदान। और राष्ट्रीय आय में योगदान के साथ जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी भी बात करेंगे। वर्किंग पॉपुलेशन जो है, अभी तो तीनों सेक्टर का जो है ना वो राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है, लेकिन इन तीनों सेक्टर में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी कितनी खपी हुई है कौन से सेक्टर में, वो देखेंगे हम। मैंने सारणी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ नहीं है, मैं इसमें नहीं डाल सका क्योंकि अभी स्क्रीनशॉट लूंगा टाइम खूब खराब होगा। मैं लिखता जा रहा हूं कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आएंगे? खेती करने वाले कृषक,
खेती हर श्रमिक, वन बागान, मछली पालन पशुपालन, और माइनिंग वाला जो लास्ट खनन। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग, अब वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे राष्ट्रीय आय में योगदान की बात कर रहे थे हम, अब ये कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग कार्यरत हैं। कृषक जो है वो लगभग 72, ये पूरा प्राइमरी सेक्टर जो है, पूरा सॉरी 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 पूरा प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं? 72.7% लोग लगे हुए हैं। लोगों की संख्या है ये, उधर नहीं जाएंगे आप। वो राष्ट्रीय आय में योगदान था कि इतना राष्ट्रीय आय में योगदान है, यहां पे लोगों की संख्या है 72.7%। इसमें लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, और इस 72.7% में से आधे लोग, 50% लोग जो है वो किसान कृषक हैं। 19.7% जो है वो खेती हर श्रमिक है। वन बागान में लगे हुए आदमी 2.4% है, और खनन में लगे हुए लोग हैं 0.6%। ये 72.7% में इस प्रकार से बढ़िया 50% आपके खेती में लगे हुए हैं। खेती हर श्रमिक जो है वो 19.7%, 2.4% वन और बागान में, और खनन में लगे हुए हैं 0.6%। आज लाइट नहीं आएगी, ये पंखा ऐसा ही करता रहेगा, करता रहे, बाहर में जाए पंखा। हम पढ़ाएंगे और आप लोग इसको देख लेना एक बार। लंबा चलेगा आज का ये वीडियो, आपको आदत पड़ी हुई है एक आधा घंटे का वीडियो देखने की, उसमें पक जाते हैं। आज भले पक्की तो पके, इसको गौर से देखें, ढंग से देखें। ये प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग? 72.7% लोग, और 72.7% में सबसे ज्यादा कौन? कृषक। दूसरे हैं खेती हर श्रमिक। खेती हर श्रमिक का मतलब खेतों में काम कर, ये किसान है बेटा, ये किसान है जो खेती करता है, और ये खेती हर श्रमिक है जिसके पास खुद का खेत नहीं है, लेकिन वो लावणीकरण में जाए है दूसरा का, वो अड़बाउंड में जाया कर तो ऊंट से, यूपी वगैरह की समतल मैदानों की बात करें तो बैल से, और आपने कहीं कहीं जोटा पाडा भी रखा करता। पहली पहली मारे एक दादो बिरबल पड़ोस में रहा, तो आप तो नहीं है इस दुनिया में, वो जोटो रखा करता, गाड़ी भी जोड़तो और गाड़ी भगाओ तो भी। खैर 19.7% खेती और श्रमिक हैं। वन में काम करने वाले, बागान में काम करने वाले, मछली पालन पशुपालन, ये 2.4%। खन माइनिंग में काम करने वाले सबसे कम जो है वो माइनिंग में काम करने वाले 0.6%। अब बात करें कौन से सेक्टर की? सेकेंडरी सेक्टर की। कौन से सेक्टर की बेटा? सेकेंडरी सेक्टर, जिसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्रक। क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में 10.1%, 10.1%। प्राइमरी सेक्टर में कितना था? 72.7% जनसंख्या कार्यरत थी, और इसमें 10.1% जनसंख्या कार्यरत थी, और इसको दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे बेटा? दो भागों में बांट देंगे। छोटे और बड़े उद्योग, छोटे एवं बड़े उद्योग, ये एक पार्ट, ये दो को नहीं है, छोटा बड़ा करके दो को करा एक। और दूसरा भवन निर्माण का काम, दूसरा भवन निर्माण। दो सेक्टर में इसको बांट देंगे द्वितीय क्षेत्र को, छोटे और बड़े उद्योग और भवन निर्माण। और 10.1 में से 9% आ गया छोटे और बड़े उद्योग में, और बाकी जो बच गया 1.1% वो आ गया आपका भवन निर्माण में। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। छोटे और बड़े उद्योग 9%, भवन निर्माण 1.1%। लिख लो, इनको याद कर लो अच्छे से, सवाल इसी तरह के सवाल बनेंगे, थोड़े से डीप आएंगे बेटा। अब तीसरे सेक्टर की बात करेंगे, टर्सरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे। समझ में नहीं आए दोबारा बता दूंगा, और दोबारा पूछने के लिए क्या करना है आपको? रिवर्स चाहिए और वापस से सुनिएगा। तृतीय क्षेत्रक जो है वो हमारा, वो है आपका 17.2%। प्राइमरी सेक्टर वापस से बताऊं 72.7%। द्वितीय क्षेत्र जो था वो आपका 10.1%, और लास्ट में कितनों बच गयो? जोड़ बाकी कर लियो, 100 में घटा लियो, 17.2%। 17.2%, 17.2% टर्सरी सेक्टर।
17.2% टर्शरी सेक्टर याद कर लेना, तृतीय क्षेत्र 17.2%। 3 पार्ट्स में इसको बांट देंगे बेटा हम। कितने पार्ट्स में बांट देंगे? 3 पार्ट्स में। व्यापार और वाणिज्य, कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी है वो सारी इसमें आएंगी, व्यापार और वाणिज्य। दूसरा, इस सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, भंडार की जरूरत पड़ेगी। और टेलीफोन, सूचनाएं, फोन पे पूछेंगे ना भाई साहब गेहूं का क्या भाव है, आज चने का क्या भाव है, मंडी में क्या भाव है, फोन करके पूछेंगे, इंटरनेट के माध्यम से पूछेंगे, है ना। और आजकल एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया ना, सुना होगा ना, चैट जीपीटी वगैरह का आजकल खूब चल रहा है, उसका जमाना आ गया। ये सारी चीजें, ये दूसरा पार्ट। और तीसरा है बाकी जो बच गया, बचो खुचो अन्य सेवाओं में। जुकाम है आज, इससे डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान नहीं दें। क्या किस पे ध्यान दें? व्यापार और वाणिज्य पर, परिवहन और भंडारण और संचार पे और अन्य सेवाओं पे। जो तीसरा था 10.6%, सॉरी 17.2%, ये आपने जो है लिखा, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अन्य सेवाओं में आता है। 10.6, 10.6, 10.6 अन्य सेवाओं में, बाकी अंश से बच गया वह। व्यापार और वाणिज्य जो है वो 5.2%, और परिवहन का जो पार्ट है 1.4% जनसंख्या जो है वो परिवहन में लगी हुई है। 5.2% जो है वर्किंग पॉपुलेशन व्यापार और वाणिज्य में लगी हुई है, और 10.6% जो है वो अन्य सेवाओं में लगी हुई है। 10.6% अन्य सेवाओं का मतलब, जैसे मैं काम कर रहा हूं टीचिंग का, सेवा कर रहा हूं, है ना, पैसे नहीं ले रहा हूं बेटा आपसे, खुलेआम यूट्यूब पे डालेंगे धड़ल्ले से, जहां भेजना है भेज दीजिएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। हम कोई ऐप नहीं बनाएंगे, किस तरह का ऐप बनाएं और आपसे फीस वसूल करें कि भाई इस ऐप को जो है ना इंस्टॉल करिए, 5 रुपए भरिए, नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा सस्ता टीचर कहीं नहीं मिलेगा आपको। और तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे बेटा 100% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 100% आएगा। और इको में आपको 100% बनाना है। कितना परसेंटाइल? 100%। 100% कई लोगों के बनेंगे और इस साल भी बनेंगे। ये सारणी अभी हमने देखी, ये चीजों तीनों सेक्टर में सारणी के रूप में नहीं बताया मैंने, अलग अलग बताया। और इन तीनों सेक्टर से किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम, किस डिसीजन पे पहुंचते हैं, किस निर्णय पे पहुंचते हैं। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही होगी, आने दो। कौन कौन से मोटे मोटे बिंदु हमारे सामने आते हैं? सबसे बड़ी बात आई है कि वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो, और क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस में है? कृषि में। राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किस में है? कृषि में। कहने का मतलब, उस समय पर कृषि एक मुख्य व्यवसाय था। कृषि एक मुख्य व्यवसाय था कि भारत की 72.7% जनसंख्या खेती में लगी हुई थी। 72.7% जनसंख्या खेती में लगी हुई थी। इंग्लैंड और अमेरिका में 2%, जापान में 12%, जर्मनी में 4%। इंग्लैंड में और अमेरिका में लगभग 2%। यूएसए में जाएंगे 2% लोग जो है खेती में लगे हुए हैं, इंग्लैंड एंड यूएसए में। जापान में जाएंगे तो वहां पे लगभग 12% लोग जो हैं वो खेती में लगे हुए मिलेंगे। और जर्मनी में आपको मिलेंगे लगभग 4% जनसंख्या। आहा, अब लाइट जो है वो आई है, पंखा स्मूथ चलने लग गया है, और आवाज थोड़ी सी कम हो गई। वो चू 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 जो कर रहा था ना वो बंद हो गया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब, एक बात बेटा दिमाग में रख लेना कि देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी है या विकसित है, उससे अंदाज लगा लेना कि खेती पर जितने ज्यादा कार्यरत होंगे लोग, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी पिछड़ी होगी। हमारे देश में कृषि की अर्थव्यवस्था जो है, बहुत ज्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं, इसलिए इनकी तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ी हुई है। यहाँ पे केवल 2% लोग, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था विकास करेगी, लोग उद्योग धंधों की ओर ज्यादा जाएंगे, खेती से दूर हटेंगे।
तो कृषि हमारे यहाँ पे 72.7% लोग जो है वो खेती में लगे हुए हैं। इंग्लैंड में 2%, जापान यूएस में भी लगभग 2%, जापान में 12%, जर्मनी में 4% और इंडिया में 72.7% जो है वो खेती में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ी हुई है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था आजादी के समय, आज की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वह अंग्रेज आया, लूट के ले गया। उनका मकसद था ही नहीं कि हमारा जो है विकास हो, उनका मकसद एक था कि यहां से पैसा इकट्ठा करो, यहां का जो कच्चा माल है उसका फायदा उठाओ और कहां लेके जाएं, इंग्लैंड में लेके जाएं, इंग्लैंड की महारानी ऐश करेगी। छोड़िए बात। पहली बात, कृषि एक मुख्य व्यवसाय। दूसरी बात, उद्योगों का कम विकास। आंकड़ों से पता चला है उद्योगों का, क्यों गिर रहे हो, उद्योगों का, आज मात्रा उल्टी सीधी लाग रहा है, तबीयत ठीक को नहीं लाग, जान दो, या मात्रा गलत लाग रही है या इन्हें लागेगी, ये इधर लगेगी। आ जाइए बहन जी, इधर आ जाइए, है ना। आप यहां डिलीट समझा जाए, मैं इसको ना नहीं मिटाऊंगा। उद्योगों का कम विकास, उद्योगों का कम विकास, उद्योगों का कम विकास हुआ। भारत में स्वतंत्रता के समय उद्योग धंध खाना और इन पे लगभग जो है उद्योगों पर आपने देखा होगा कि 9% लोग, 10.1% सेकेंडरी सेक्टर में थे ना, 10.1% सेकेंडरी सेक्टर में थे, उसमें 9% लोग उद्योगों पर कार्यरत थे। जबकि यूएसए की बात करें हम तो वहां पे 32%, इंग्लैंड की बात करें तो 42%, जर्मनी की बात करें तो लगभग 40%, जापान की बात करें 39% लोग जो है वो उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। हर भारत में कितने लगे हुए हैं बेटा? 9%। इससे भी सिद्ध होता है कि देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु बात करेंगे, असंतुलित विकास। असंतुलित विकास, संतुलित विकास किसको कहते हैं? असंतुलित तो तब होगा ना जब पता चलेगा कि संतुलित क्या होता है। विकास संतुलित तब होता है कि जब सभी भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो, सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। और हमारे यहां पे विकास किसका हुआ है? कृषि का या प्राइमरी सेक्टर का। दूसरे सेक्टरों में हम पिछड़ते गए हैं, और दूसरे सेक्टरों में पिछड़ते गए हैं इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में तो हम काफी मजबूत हैं, बिल्कुल हेल्दी जो है ना, जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कुडालियां चलने लग रहा। समझे आप? यानी उसमें अभी बच्चे हो तुम, बच्चे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, टब्बर है, छोटा टब्बर, कुडालियां चल रहे, मां को दूध पियो, वो कंडीशन में अपनी जो है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है आजादी के टाइम पे हमारा था। और विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे हम इसके, क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट लक्षण। कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, आजीविका का प्रमुख साधन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजादी के समय आजीविका, कमाई, पेट भरण को मुख्य साधन के तो कृषि, कृषि आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि उत्पादन बहुत कम था, कृषि उत्पादन, आजीविका का मुख्य साधन तो कृषि था लेकिन कृषि उत्पादन बहुत कम था। कृषि उत्पादन क्यों नहीं हो रहा था? कि वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, हमारे पुराने तरीके जो है खेती में काम में लिए जाते थे, उत्पादकता बहुत कम थी। एक तो होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। डिटेल में बात करूंगा, उत्पादन क्या है और उत्पादकता क्या है। 11th में पढ़ा है हमने बेटा, उत्पादन क्या है और उत्पादकता क्या है। उत्पादन, मैं एक उदाहरण के जरिए बताऊं। हमारे जो निशु है, इसके 50 बीघा खेत है निशु के नाम, और नेहा के नाम कितना है? नेहा के नाम जो है वो 10 बीघा खेत। निशु के नाम 50 बीघा खेत, नेहा के नाम 10 बीघा, दोनों ही अच्छी किसान हैं। इसने गेहूं बोए, बुखड़, गेहूं बाहोगी, बिचड़ बालेगी, और गेहूं बोए 50 बीघा खेत में,
और इसके गेहूं हुए 100 क्विंटल। कितने क्विंटल हुए? 100 क्विंटल। नेहा छोटी किसान है, 1.25 किलो। छोटी मतलब नॉट इन हाइट, जमीन कम है, और इसके अनाज हुआ 40 क्विंटल। इसके अनाज कितना हुआ? 40 क्विंटल। हमारी तनु, एकता, उषा, त्रिशा, शायोनी ये सोच रहे होंगे कि ये दो ही किसान है। अरे बेटा, प्राइमरी सेक्टर में सारे थोड़े नहीं चले जाएंगे, हम सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में भी जाएंगे, कोई बैंकिंग में जाएगा और कोई इंश्योरेंस में जाएगा, कोई निर्माण कार्य करेगा। अब देखिए, बात हम यहां कर रहे हैं कि निशु ने 100 क्विंटल का उत्पादन किया और नेहा ने 40 क्विंटल का उत्पादन किया। उत्पादन ज्यादा किसका? निशु का। क्यों? 100 क्विंटल, इसका उत्पादन 40। उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में, पर यूनिट में ज्यादा। इसने 50 बीघा में 100 क्विंटल, यानी 2 क्विंटल बीघा को उत्पादन कर रहे हैं, 2 क्विंटल बीघा का। और इसने 1 बीघा में 4 क्विंटल लिया, यानी इसने अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाई। इसके पास हो सकता है जमीन अच्छी हो सकता है इसने बहुत अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया है। उत्पादकता, पर यूनिट जो उत्पादन है वो उत्पादकता कहलाता है। कहने का मतलब उत्पादकता नेहा की ज्यादा, और उत्पादन जो फार्मर निशु है उसका ज्यादा है। यानी ये अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, तो ये उत्पादकता है। तो उस समय देश में उत्पादकता जो है वो काफी कम थी, उत्पादकता काफी कम थी। एक मैं बात करूं, थोड़े से डेटाज की बात करेंगे। इसके लेटेस्ट डेटा मुझे नहीं मिले हैं। गेहूं और चावल का उत्पादन 1947 और 2000, इन आंकड़ों में थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है। मैं लेटेस्ट डेटा देख रहा था, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें कुछ आ रहा था। लेकिन आपको मेन फोकस करना आजादी के समय। गेहूं का उत्पादन जो था, लाख टन की बात करें हम, लाख टन की, 64 लाख टन। और चावल का उत्पादन जो था वो 220 लाख टन। और 2020-21 में 1095 लाख टन। और ये जो था 1223 लाख टन 2020-21 में। लाख टन में इतना। अगर आपको मिलियन टन पूछता है ना, तो एक पॉइंट इधर कर, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो इसको 10 लाख में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये इस तरह से हो सकता है, आपको डेटा ऐसे मिल जाए वहां पे। तो ये होगा 109.5 मिलियन टन। मिलियन टन, मिलियन 10 लाख। और इसमें ये 122 के लगभग। आप देखेंगे कि 1947 में 64 लाख टन उत्पादन गेहूं का हो रहा था, और 20-21 में 1095, और चावल का उत्पादन 220 लाख टन, और यहाँ पे 122.3 मिलियन हो गया ये। और एक 1223 लाख टन जो है वो इसका उत्पादन हो रहा था। आपको दिख रहा होगा कि इसकी तुलना जब करें हम, तो बहुत ज्यादा है फिलहाल, और उस समय पर बहुत बुरी स्थिति थी। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है आजादी के समय था, भू राजस्व प्रणालियां। भू राजस्व प्रणालियां, सिस्टम्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड का, भू राजस्व का मतलब लैंड रेवेन्यू। आजकल पटवारी जी होते हैं ना आपके, आपको रेवेन्यू से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप कहां जाएंगे? पटवार भवन में जाएंगे, पटवार घर में जाएंगे, और वहां पे पटवारी जी आपको मिलेंगे, और पटवारी जी सारी सूचना देंगे। जमाबंदी की नकल आपको चाहिए, आपकी फसल बीमा से रिलेटेड आपको जानकारी वो देंगे। भू राजस्व प्रणालियां उस टाइम पे अलग अलग थी, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक जमींदारी प्रथा थी। क्या थी? क्या थी? जमींदारी प्रथा। एक जमींदार होता था, बाकी काश्तकार होते थे। जमींदारी प्रथा उस टाइम पे होती थी, और जमींदार ही जमीन का मालिक होता था। दूसरी महालवाड़ी प्रथा थी एक वहां पे, महालवाड़ी प्रथा। तीसरी रैयतवाड़ी प्रथा थी। याद रखने लो, 3 प्रकार की प्रथाएं जो है प्रचलन में थी, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। और ये सारी की सारी जो सिस्टम्स थे, सारी की सारी प्रणालियां थी, उसमें बिचौलिए आ गए। कौन आ गए? बिचौलिया आ गए, मीडिएटर्स आ गए, मध्यस्थ आ गए। बिचौलो जानो ना,
नहीं पता। बिचौलियों मतलब जैसे मान लीजिए कि हम आप शादी करेंगे किसी की तुम में से किसी की नंबर किसका आ सकता है सबसे पहले? तुम में से जो सबसे बड़ी होगी उसका सबसे तनु का नंबर सबसे पहले आएगा। कि जैसे तनु की शादी करनी है, तनु के पापा से हमने बात की, सुभाष चंद्र जी आपकी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है, अब 12th में हो गई, और इसकी करेंगे शादी। क्या करेंगे? शादी करेंगे। मैंने एक लड़का देख रखा है हमारे गांव की तरफ, बड़ा स्मार्ट सा लड़का है, अच्छा जॉब करता है और पैसे में खेलता, कई लंबी लंबी गाड़ियां हैं। इसके पापा को रिश्ता पसंद आया और तनु की शादी की बात फाइनल हो गई। हम क्या हो गए? मीडिएटर, बिचौलिए। और कुछ बेईमान बिचौलिए होते हैं, वो इनने भी गुट्ठी पहन ले कि तन्नू के पापा कन भी देखो भाई बिचौलो हूँ, और बिचौलिया अंगूठी से पराया गिरा करें। और उधर लड़के वाले की तरफ से भी, कहने का मतलब बिचौलिया दोनों तरफ खाता है। इन प्रथाओं में, जमींदारी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथाओं में, ये लोग तो किसानों को लूटते ही थे, और जो बिचौलिए थे वो भी लूटते थे। लगान वसूल करते थे तो उत्पादकता पे बहुत फर्क पड़ा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आया, कृषि का सीमित व्यापारीकरण हुआ। कृषि का सीमित व्यापारीकरण हुआ। व्यापारीकरण का मतलब क्या होता है? आप देखे होंगे बहुत सारे छोटे किसान, आज के टाइम में भी ऐसा है कि छोटा किसान फसल बोता है और के बाजरो कितो यो के घरा काम में आ जाओगे और पशुआन गिर देना, कहानी खत्म, मार्केट में नहीं गए। व्यापारीकरण नहीं हुआ। व्यापारीकरण का मतलब किसान जो है वो खेती किस तरह से करे, कि इस तरह की खेती कि वो अपने खेती को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, मंडी में बेच पाए। तो कृषि का व्यापारीकरण जो है वो उस दौर में सीमित तौर पर हुआ। आधारिक संरचना का विकास कम हुआ। आधारिक संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम विकास हुआ बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम विकास कैसे हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना, कि जिन चीजों की, मूलभूत चीजों की जरूरत पड़ती है, आप खेती करेंगे आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, आप खेती करेंगे और वहां पे आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चीजें थी, आपके आधारिक संरचना का विकास जो है वो है। यातायात की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? यातायात की। आपके खेत में जो है आपने सरसों निकाली, आप भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीजों का काफी कम विकास हुआ। संचार का बहुत, फोन करेंगे ना मंडी में, क्या भाव चल रहा है, चिड़ावा मंडी में क्या है, झुंझुनू मंडी में क्या है, दिल्ली मंडी में क्या है, मुकुंदगढ़ मंडी में क्या है, उन मंडियों के भाव के लिए इंटरनेट पे देखेंगे। ये संचार की व्यवस्था है। मेल भेजेंगे आप, व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप किसको करेंगे? मंडी वाले को, और किसी को नहीं करेंगे, है ना। दोस्तों का नहीं करेंगे, अरे यार बहुत दोस्त, तेरी याद सताती है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं सताएगी। और अभी याद सताई ना बेटा, तो यहीं पे रह जाओगे दोस्तों से मिलते जुलते, यहीं पे घूमते रहोगे, चिड़ावा में मिलोगे, झुंझुनू में मिलोगे, ये दोस्त यहीं पे रह जाएंगे, नए नए दोस्त बनेंगे। और जब एक समय आएगा ना बेटा, जब थोड़े से आगे बढ़ेंगे, तो दोस्त वही होते हैं जिसके पास एटीट्यूड है, जिसके पास लंबी सी गाड़ी है, पैसा है, उसी को लोग जो है तवज्जो देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है ना, कोई नहीं पूछता। पैसे का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन कम से कम मैं अपनी लाइफ जो है अच्छे से चला सके, अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, इतना पैसा तो होना चाहिए। तो ये जो है यातायात, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आजादी के समय पर विकास उसका नहीं हुआ ज्यादा। क्यों? अंग्रेजों ने होने ही नहीं दिया था। उस समय पर बिजली की उत्पादन क्षमता केवल 2160 मेगावाट थी। रेलवे की लंबाई 53,000 के समथिंग, इतनी किलोमीटर रेलवे की लंबाई थी। कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर था। अगला आता है उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का बहुत कम विकास। उपभोक्ता पदार्थ उद्योग, हमारे काम में आने वाले जो चीजें हैं, उनका उद्योगों को जो है उनका बहुत कम विकास हुआ। कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के थे, इनका विकास होने ही नहीं दिया। क्योंकि इनका विकास होता तो उद्योग धंधे इंडिया में लगते। उद्योग धंधे कहां लगते? इंडिया में लगते। क्योंकि यहाँ का कपड़ा उद्योग बहुत, ढाका की मलमल, याद होगा नाम, कभी सुना होगा आपने, ढाका की मलमल। ढाका बांग्लादेश की राजधानी,
जब अंग्रेज तो थे तभी तो यहीं पे तो था ना ढाका हमारा, भाई बांग्लादेश हमारा ही तो हिस्सा था। बांग्लादेश कहें या पाकिस्तान कहें, हमारा हिस्सा ये बाद में बंटवारे के टाइम में 1971 में जो है बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से। बाकी पहले तो ढाका की मलमल यहाँ की फेमस थी। तो कपड़ा उद्योग का विकास जो है वो उन्होंने नहीं होने दिया। चीनी उद्योग, माचिस उद्योग आदि स्थापित हुए थे, लेकिन इनमें से जो लाभ हुआ, जो लाभ हो रहा था, वो लाभ जो है उन्होंने इन्हीं उद्योगों में नहीं लगाया, पूंजी यहीं पे नहीं लगाई, तो कहां ले गए? हेलीकॉप्टर में बैठ के ले गए, कहां पे? इंग्लैंड। कहां ले गए? इंग्लैंड में ले गए। आधारभूत उद्योगों की कमी, आधारभूत उद्योगों की कमी, बेसिक इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया में नहीं थी। केवल एक टिस्को हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? टिस्को। एक महत्वपूर्ण उद्योग था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वो एकमात्र जो है वो इसका, जस्ट मिनट, जमशेदपुर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई, तो जमशेदपुर में हुई 25 अगस्त 1907। तारीख याद रख लेना, मैं यही देख रहा था नेट पे थोड़ा सा। 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में जो है वो इस टिस्को कंपनी की स्थापना हुई। कुटीर और लघु उद्योगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। टर्सरी सेक्टर का बहुत धीमा विकास हुआ। टर्सरी सेक्टर का बहुत धीमा विकास हुआ। कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, इनको पनपने ही नहीं दिया। छोटे आदमी काम करते थे, क्योंकि वो अगर विकसित हो जाएंगे तो इनको मजदूर कहां से मिलेंगे, इनमें लोग लग जाएंगे तो इनको कहां से लेबर मिलेगा। इसलिए इन उद्योगों को फिनिश करो, इन उद्योगों को समाप्त करो, इनका कबाड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। विनाश की स्थिति में आ गए थे ये। विनाश की स्थिति में कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को पूरी तरह से फिनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग यहां पे काम करें। अब बात आती है तृतीय क्षेत्र का धीमा विकास। टर्सरी सेक्टर का विकास धीमा। जैसे मैंने बताया बाल्यावस्था में था, कुडालियां चल कर, तो बिजली, बैंकिंग, यातायात के अन्य साधन, इनका बहुत कम विकास हुआ। उस समय पे देश में 97,500 मील लंबी सड़कें थी। आज तो पता नहीं कितनी हो गई। 1 लाख जनसंख्या के पीछे लगभग 85 मील की सड़कें थी। बिजली उत्पादन में बुरा हाल था। अगला पॉइंट आता है निरक्षरता। निरक्षरता की बहुत खराब कंडीशन थी। निरक्षर साक्षरता की जो दर थी वो लगभग आजादी के समय 1947 के समय 16% थी, और महिला साक्षरता दर तो 7% है। यानी 100 में से 93 महिलाएं जो थी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। सामान्य साक्षरता दर 16% और महिला साक्षरता दर 7%। और 1948 में थोड़ा बहुत आजादी के बाद जो है थोड़ा बहुत विकास हुआ और ये संख्या थोड़ी सी बढ़ के 18% के लगभग आ गई। कितने परसेंट आ गई? 16% से लगभग 18% आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये मान लीजिए 18% साक्षरता दर कहने का मतलब 82% जनसंख्या जो है वो अनपढ़ है। और अनपढ़ लोगों को, बेचारों को बहुत पागल बनाया उन लोगों ने, आज भी बना रहे हैं जो अनपढ़ है। और जन स्वास्थ्य सुविधाएं, पब्लिक हेल्थ की जो फैसिलिटी थी वो लोगों को उपलब्ध थी ही नहीं। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं थी वो लोगों को बहुत कम थी। और इसी कारण से उस समय पर जो मोर्टेलिटी थी किसकी? बच्चों की। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, 218। और मृत्यु दर, जन्म दर जो है प्रति 1000 होती है। अंदाज लगाइए कितना भयानक स्थिति रही होगी कि 1000 बच्चे जन्मते थे और उनमें से 218 बच्चे जो है मर जाते थे जन्म के समय भी या थोड़े दिन बाद। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और औसत आयु
औसत आयु 31 वर्ष। देखिए क्या बुरा हाल था। 31 वर्ष केवल उस समय हमारे देश की औसत आयु थी, और देश की लगभग 17% जनसंख्या तो रहती थी शहरों में, और बाकी बचेड़ा रहा करता गांव में। 83% लोग जो है वो गांव में रहते। ये चैप्टर आया और इसके आधार पे हमने शुरू में कहा था कि हमारी जनसंख्या कैसी थी, कि हमने कहा था क्या हमारी जनसंख्या सॉरी अर्थव्यवस्था विकासशील, विकसित या पिछड़ी थी। इन सारी चीजों से हमारे किस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमारी जो थी अर्थव्यवस्था वो पिछड़ी थी। क्या हमारी अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट थी या स्टेगनेंट थी? तो वाइब्रेंट तो नहीं थी, गतिमान तो नहीं थी, तो क्या थी? गतिहीन थी। कैसी थी? गतिहीन थी। क्या अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आए जिनसे ये लगता था कि देश का विकास हो रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि उस समय पर कॉलोनियल सिस्टम था, भारत उपनिवेश था, और अंग्रेजों ने जो है ऐसी अर्थव्यवस्था होने ही नहीं दी कि संरचनात्मक विकास हो, कि भारत को ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल देने का केवल उपनिवेश बनाया। भारत का इस्तेमाल किया कि यहां पे जो है कच्चा माल है, वो कच्चा माल यहां से खरीदेंगे और कहां भेजेंगे? इंग्लैंड में भेजेंगे, और इंग्लैंड में वो तैयार हो जाएगा और वहां का तैयार माल वापस लाके इंडिया में बेचेंगे। भारतीय दस्तकारी के प्रति विनाशकारी दृष्टिकोण, भारत की जो शिल्प कला थी, दस्तकारी, भारत की जो शिल्प कला थी, जो यहां की शिल्प कला थी, उसको पूरी तरह से विनाशकारी दृष्टिकोण रखा अंग्रेजों ने, विनाशकारी दृष्टिकोण रखा। यहां प्रशुल्क नीति बड़ी कठिन लगा दी। प्रशुल्क नीति, यहां से बाहर भेजेंगे, उस पर बहुत सारे चार्जेस लगाएंगे, बहुत सारे टैक्सेस लगाएंगे, और बड़ी बुरी स्थिति है। बुनियादी संरचना की जानबूझ के अवहेलना की गई, प्रशासन की ऊंची लागत और बड़े पैमाने पर प्रेषण। तो ये इसमें जो है आपका छोटी सी बात और रही है, समृद्धि दर, ग्रोथ रेट्स। समृद्धि दर प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें या जीडीपी की बात करें, उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, वो समृद्धि दर है। कहने का मतलब उस समय पर जीडीपी की साइज ये थी और अब जीडीपी की साइज ये है, कि मान लीजिए किसी समय पर 5.2 कोई साइज है और फिर 10 हो गया, तो कितना प्रतिशत चेंज हुआ, वो जो है आपकी समृद्धि दर है। और समृद्धि दर को मापने के लिए, समृद्धि दर को मापने के लिए, ग्रोथ रेट्स को मापने के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर, चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर, जिसको कहते हैं CAGR, और एक औसत वार्षिक विकास दर, औसत वार्षिक विकास दर, जिसको कहते हैं AAGR। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर, ये वाली, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है, हालांकि ये सिलेबस में आपके है नहीं, फिर भी एक P1+T और इसकी पावर R, जहां पे P है अंतिम वर्ष की संख्या, सॉरी F, अंतिम वर्ष की संख्या, कितनी आपकी जीडीपी है, आपका P जो है प्रारंभिक वर्ष की संख्या है, ये अंतिम वर्ष की संख्या, ये प्रारंभिक वर्ष की संख्या, और 1+T जो है प्रारंभिक और अंतिम वर्ष के मध्य वर्षों की संख्या। कहने का मतलब ये इनिशियल ईयर है, ये फाइनल ईयर है, इसके बीच में कितने साल, और आर जो है वो हम इसका वास्तविक मूल्य लगा के आर जो है उसकी रेट ज्ञात कर सकते हैं, परिवर्तन की दर जो है वो कितनी दे रखी है। ये जो है आपका चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर है। औसत
औसत के लिए जैसे हमने 2018 और 2017 की तुलना कर रहे हैं, 2018 और 2017 की तुलना कर रहे हैं कि 2017 में जीडीपी इतनी है, 2018 में जीडीपी इतनी है, तो औसत इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि 2018 वाले जीडीपी में से 2017 की जीडीपी घटा देंगे और नीचे 2017 की जीडीपी का भाग दे देंगे। ये आपके विकास की दर 2018 की आ जाएगी। और उसके बाद में सरल अंकगणितीय जो है विधि के द्वारा औसत ज्ञात कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको। तो इसके साथ ये पूरा हुआ। कुछ प्रश्नों की बात करें हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? एक है अल्प विकसित होना। है क्या? अभी तक आपने पढ़ा अल्प विकसित? बिल्कुल है। गतिहीन होना है क्या? गतिमान थोड़े ना थे, गतिहीन ही थे। इसका मतलब ये भी है। अर्ध सामंती होना। अर्ध सामंती, अर्ध सामंती का मतलब वो बताया था ना, जमींदारी प्रथा और वहां पे सामंतों का प्रभाव था, वो प्रथा। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन सही है। अगला है 1947-38 में, सॉरी 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर कितनी थी? सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं, 0.5% आर्थिक ग्रोथ थी। 1948 में कृषि क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का अनुपात कितना कार्यरत था? कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कितना कार्यरत था? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, हमने कहा 70% लोग जो है वो कृषि में थे। इसके ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग 70, 60, 65, 70 और 85, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो लगभग 70% जो है वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा दिखाती है, क्या दिखाती है? उच्च जन्म दर। एक ऑप्शन दे रखा है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। उस समय जन्म दर भी ज्यादा थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम बाद में चले हैं बेटा, उस समय पे परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत कम थे, इसलिए एक एक आदमी के 10-10, 12-12 संतानें हुआ करती थी। जन्म दर बहुत ज्यादा, मृत्यु दर बता दिया था मैंने, दोनों प्रकार की मृत्यु दर, सामान्य मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी और शिशु मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा थी। तीसरा ऑप्शन है उच्च शिशु मृत्यु दर, यानी कहने का मतलब तीनों ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था, कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करता था? कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करता था? कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करता था? प्राथमिक उत्पाद, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। दूसरा है निर्मित औद्योगिक वस्तुओं का, निर्मित औद्योगिक वस्तुओं का। तीसरा ऑप्शन है दोनों का। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निर्मित को तो होने ही नहीं देते थे ना, तो प्राइमरी सेक्टर का जो है वो था। राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग, राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग जो है वो खेती से प्राप्त होता था? कितना प्रतिशत भाग खेती से प्राप्त होता था? तो हमने बताया था आपको 55.7%, 55.7% स्वतंत्रता के समय। इसमें ऑप्शन में आपके लगभग 55%, 60%, 65% दे रखा है। आप 55 के लगभग है तो 55.7% है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, तो इसके लिए आपकी जो टोटल जीडीपी है उसमें जनसंख्या का भाग दे दो, ये आ गया आपका। मिलते हैं जब भी टाइम मिलेगा।